नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर आपके व्यक्तिगत राय में कैसे कैसे नजर आते हैं, कैसे आकलन करते हैं? पूर्व के जितने भी प्रधानमंत्री रहे उन सबसे तो बढ़िया है, उत्तम है। अटल बिहारी वाजपेयी से कि कांग्रेस को मुसलमानों का वोट बैंक टिकाने के लिए उर्दू भाषा को प्रोत्साहन देना ये अनिवार्यता थी। संस्कृत सनातन है सर। कहा यह जाता है कि शंकर जी के डमरू से जो 14 माहेश्वर सूत्र निकले वही भाषा का आधार है। ये कह सकते हैं कि भारत को संस्कृत की जरूरत है। निश्चित है, भारत संस्कृत के बिना भारत है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। अब धीरे धीरे संस्कृत की ओर बढ़ रहे हैं। संस्कृत की ओर बढ़ रहे हैं इसका अर्थ हमारी संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं, हमारे संस्कारों की ओर बढ़ रहे हैं कि जो संस्कृत के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ करते भी हैं। जैसे नरेंद्र मोदी और एक योगी आदित्यनाथ, उनकी लड़की यदि किसी बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़ कर आती है और कहती है मैं आज इस पर डेटिंग पर जा रही हूँ, तो वो ये अनुमति दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो भारत में पला बढ़ा है। अमित शाह का कार्यकाल गृह मंत्री के तौर पर कैसा देखा सर आप? देश में अपनी ही संस्कृति को पहुंचाना मुश्किल हो रहा है, बजाय विदेशों में जिस तरीके से लोग ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं या ज्यादा रुचि ले रहे हैं भारतीय संस्कृति में। यदि संस्कृत आएगी घर में तो संस्कार आएंगे, संस्कार आएंगे तो संस्कृति टिकी रहेगी। ये इसलिए संस्कृत इस देश के लिए अनिवार्य बात है। देश में एक धारा चलती है जिसमें कहा जाता है कि आरएसएस के लोग अलग विचारधारा डालते हैं। आप तो विदेशों में संस्कृत पढ़ा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को देखते हैं देश के प्रधानमंत्री के रूप में? एकः तु रोहितः अस्ति सः तर्हि भोजनं करोतु। ये देखिए और भी क्लासेस चल रहे हैं, वहां भी आपको लेकर चलते हैं। आप भी तो शिक्षक हैं, यहाँ पर एक बार दिखा दिए क्लास चल रहा है। सबसे पहले आपको तो हम ये बताना चाहेंगे कि हम एक ऐसे बड़े शख्सियत के साथ बैठे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और संस्कृति को समझने के लिए संस्कृत जो शायद बोलचाल की भाषा में विलुप्त होती जा रही है, उसको लेकर जो एक प्रयास चल रहा है कि कैसे लोगों के जीवन में इसे वापस लाया जाए। और भारत की जो संस्कृति है, और कहा भी जाता है कि संस्कृत का ना आरंभ है ना अंत है, स्वयं शंभु ईश्वर ने स्वयं इसे दिया है, यह चिरस्थायी है। हमारे साथ बात करने के लिए श्रीश देव पुजारी जी हैं। सर से हम बात करेंगे और संस्कृत के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका, आपने निमंत्रित किया। और सर ये संस्कृत का मतलब क्या है सर? संस्कृत का अर्थ होता है सम्यक कृतम इति संस्कृतम, यानी जो परिष्कृत है वो संस्कृत है। सरल भाषा में समझाना है तो हम सब्जी को खरीद कर लाते हैं तो उसी स्वरूप में नहीं खाते, तो उसको काटते हैं, फिर उसको प्रक्रिया करते हैं और अंत में सब्जी स्वादिष्ट बनती है। तो किसी भी भाषा को भी परिष्कृत करना, इसका अर्थ है संस्कृत। तो संस्कृत ये भाषा कभी भी अशुद्ध हो ही नहीं सकती, इसलिए उसका नाम संस्कृत। देश के दो राज्य हैं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। राजभाषा है वहाँ की, और उत्तराखंड देवभूमि भी है, इसीलिए ये कहा भी जाता है संस्कृत के बारे में। नहीं, वहाँ सरकार ने द्वितीय राजभाषा इस नाते से संस्कृत को घोषित किया। और वहाँ जो फलक होते हैं शासकीय, उसमें नीचे संस्कृत में भी लिखा होता है। और इसीलिए
अभी वो उसका प्रचार अधिक होने लगा है। एक विश्वविद्यालय हिमाचल में है, केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में है। वहाँ एक कुलदीप अग्निहोत्री नाम के कुलपति थे, अभी सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्होंने तो विश्वविद्यालय के हर कागज को अंग्रेजी में भी लिखते थे, उसी के अनुसार उसका अनुवाद संस्कृत में भी कराते थे। इसलिए पूरे विश्वविद्यालय का डॉक्यूमेंटेशन संस्कृत में भी उपलब्ध है। जो भाषा सबसे करीब होनी चाहिए थी हमारे देश के, हमारे लोगों के बीच में होनी चाहिए थी, ये दूरी क्यों इतनी हो गई और इतना प्रयास जो करना पड़ता है? आप लोग जो कर रहे हैं, पूरे देश में प्रयास कर रहे हैं वापस अपनी संस्कृति को वापस लाने की, ये इसका आकलन कैसे कर पाते हैं, कैसे देखते हैं? जब अंग्रेज भारत में आए और हम पर शासन करने लगे तो हम उनके व्यवहार से, उनके ज्ञान से मोहित हो गए और हमको लगा कि वो जो कह रहे हैं वही सत्य है। वो यही कह रहे थे कि भारत को न गणित आता है न विज्ञान आता है, ये तो सब केवल वेद यानी चरवाहों के गीत हैं। तो ये हीन भावना उन्होंने हमारे मन में कूट कूट कर भरी और हमको भी ऐसा लगने लगा कि हमको आधुनिक बनने का अर्थ, हमको अंग्रेजी आनी चाहिए, हमको अंग्रेजी संस्कारों को अपनाना चाहिए, अंग्रेजी शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, और इसी में हम बहने लगे। इस कारण ये अवस्था आ गई। अब फिर से धीरे धीरे समझ में आने लगा है लोगों को कि हमारा जो मूल ज्ञान है वही सर्वोच्च है, विश्व में वही टिकेगा, वही स्थायी है। बाकी तो सब ये नश्वर जगत के साथ आने वाला है और जाने वाला है। आपके कहने का मतलब है सर, आजादी के बाद से ही संस्कृत से हम दूर होते चले गए, सरकार ने ध्यान नहीं दिया, ये भी आप कहना चाह रहे हैं? ने अंग्रेज आने के बाद से ही हम दूर होते गए और उसी का अनुकरण बाद की सरकारों में भी किया। अभी 2014 से थोड़ा मानसिक परिवर्तन दिखाई पड़ने लगा है और इसीलिए अब धीरे धीरे संस्कृत की ओर बढ़ रहे हैं। संस्कृत की ओर बढ़ रहे हैं, इसका अर्थ हमारी संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं, हमारे संस्कारों की ओर बढ़ रहे हैं। ये तीन जो शब्द है, संस्कृत, संस्कार और संस्कृति, ये तीनों का शब्दों का मूल धातु कृ है। कृ यानी करना, और उपसर्ग भी समान है, वो सम यानी सम्यक यानी उत्तम। तो सम उपसर्ग कृ धातु ये तीनों शब्दों में समान है, केवल अंतिम जो प्रत्यय है भिन्न है। तो ये तीनों शब्दों का परस्परावलंबी संबंध है। यदि संस्कृत आएगी घर में तो संस्कार आएंगे, संस्कार आएंगे तो संस्कृति टिकी रहेगी। ये इसलिए संस्कृत इस देश के लिए अनिवार्य बात है। अच्छा, इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट बात है सर, जैसे आप विदेशों का भी भ्रमण करते हैं, अमेरिका, कनाडा और तमाम देशों में जाते हैं, देश में अपनी ही संस्कृति को पहुंचाना मुश्किल हो रहा है, बजाय विदेशों में जिस तरीके से लोग ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं या ज्यादा रुचि ले रहे हैं भारतीय संस्कृति में, ये किस तरीके से आप देखते हैं? सही, अगर मैं सही कह रहा हूं तो? ने बाहर जाने पर उनको हमारी महत्ता अधिक ध्यान में आती है, क्योंकि कहावत है ना कि घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, वैसे ही बात है। जब हम भारत में रहते हैं तो हमको अपनी बातों पर उतना गर्व नहीं होता जितना बाहर जाने के बाद हमारी अधिक बात समझ में आती है। इसलिए जब वो वहाँ रचे बचे हैं, वहाँ नागरिक हो गए हैं, तब उनको स्मरण आता है भारत का, भारतीय ज्ञान का, भारतीय शास्त्रों का। तब वो बुलाते हैं कि आइए आइए हमको सिखाइए। वो अपने बच्चों को जब विद्यालय के अन्य छात्रों जैसा व्यवहार करते हुए देखते हैं तब वो छटपटाते हैं, उनको सहन नहीं होता, क्योंकि उनकी लड़की यदि किसी बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़ कर आती है और कहती है मैं आज इस पर डेटिंग पर जा रही हूँ, तो वो ये अनुमति दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो भारत में पला बड़ा है, उसका संस्कार भारतीय है। तो फिर वो करता है कि बच्चे भारतीय संस्कार में आ जाए। अब वहाँ तो भारतीय संस्कार देने वाला कोई है नहीं, तो फिर शनिवार रविवार छुट्टी रहती है तो संस्कृत भारती की कक्षाएं लगती हैं, तो सब परिवार वहाँ आते हैं, मंदिर में जाते हैं, या फिर भारतीय संगीत नृत्य कोई कार्यक्रम होता है या कोई प्रवचन करने आता है प्रवचनकार, उसको अपने बच्चों को
पकड़कर वहाँ ले जाते हैं, उसके लिए खर्चा करते हैं, उसके लिए छुट्टी भी लेते हैं, किंतु कैसे भी हो वो अमेरिकन संस्कारों में न ढले ऐसा प्रयास करते हैं। और छात्र विद्रोह करते हैं, वो कहते हैं कि हम यहीं जन्मे, हमको यहीं रहना है, इस समाज में हम रचेंगे बचेंगे नहीं, यहाँ जैसा व्यवहार नहीं करेंगे तो हम तो समाज से अलग थलग हो जाएंगे। किंतु ये द्वंद्व चलता रहता है। पालक संस्कृत सनातन है सर। संस्कृत की उत्पत्ति कब हुई ये कोई जानता नहीं है। कहा यह जाता है कि शंकर जी के डमरू से जो 14 माहेश्वर सूत्र निकले वही भाषा का आधार है, किंतु वो कब निकले ये प्रश्न अनुत्तरित है। दूसरा, भारतीय राष्ट्र का उदय कब हुआ ये भी किसी को पता नहीं, अंत कब होगा ये भी किसी को पता नहीं। दूसरा, राष्ट्र का जो आधार है संस्कृति, वो भी कब निर्माण हुई और कब विलुप्त होगी ये भी किसी को पता नहीं। तो इसलिए ये भाषा भी, ये संस्कृति भी, ये राष्ट्र भी सनातन है, न उसका आदि पता है न अंत पता है। जिस देश की सांस्कृतिक विरासत इतनी समृद्ध है, वो फिर पश्चिमी देशों का अनुकरण कर रहा है, ऐसा आपको लगता है, खुद की संस्कृति छोड़कर? अभी तो कर ही रहा है, धीरे धीरे उसको वापस लाना है, तो इसी यही प्रयास है। तो उसमें एक हमारा साधन संस्कृत भाषा है, तो इस साधन का उपयोग करते हुए हम भारत को भारतीय रखना चाहते हैं। संस्कृत को एक शब्द में अगर पिरोएंगे तो शब्द अनुशासन कहते हैं इसको सर। तो क्या ये कठिन है बहुत सीखना समझना? क्योंकि जब तक अनुशासन शब्द में नहीं है तो संस्कृत सीख पाएंगे क्या? तो व्यवहार भाषा सरल है, शास्त्रीय भाषा कठिन है, ये तो सभी जानते हैं। भाषा पर प्रभुत्व हो गया, किंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि उसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जूलॉजी ये शास्त्र समझ में आ जाएंगे इसलिए कि वो संस्कृत में लिखे हैं, अपने अंग्रेजी में लिखे हैं। तो शास्त्र ये भिन्न है और भाषा आना ये भिन्न है। तो अंग्रेजी आने के बाद जैसे फिजिक्स समझ में आती नहीं है, वैसे ही संस्कृत भाषा आने के बाद उसको वेदांत समझ में आ जाएगा, ऐसा थोड़ा है। वेदांत शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। क्या स्कूलों में इसको अनिवार्य कर देना चाहिए ताकि जो प्रयास है उस प्रयास में बल मिले और जो हम चाहते हैं कि सांस्कृतिक विरासत हमारी जिंदा रहे और मजबूत बने? मेरा मानना है कि 2 ही भाषा अनिवार्य होनी चाहिए, एक अंग्रेजी और एक संस्कृत। बाकी भाषाओं को पढ़ाने की भी आवश्यकता मुझे अनुभव नहीं होती, क्योंकि ये 2 भाषा शास्त्रीय भाषाएं हैं और वो उसका पढ़ना पर्याप्त है। बाकी भाषाएं हम वैसे भी सीख लेते हैं घरों में, परिवेश में, समाज में। जैसे हमारे घर में ही अन्य भाषा भाषी कोई पड़ोसी है तो उसके लड़कों के साथ हमारे बच्चे खेलते हुए उनकी भाषा सीख लेते हैं, उसके लिए कोई विद्यालय जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए बहुभाषी होने के लिए विद्यालयों की आवश्यकता नहीं है, वहाँ 2 भाषा पर्याप्त है, बाकी वो शास्त्र पढ़ा है। तो ये भी एक तरीके से आप कह रहे हैं कि जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है वो हमारी सांस्कृतिक विरासत के लिए, उसकी उन्नति के लिए सही नहीं है, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। मतलब नहीं, हमको भारतीय शास्त्रों को पढ़ाने में रुचि अधिक दिखानी होगी। अभी हमारा क्या है कि हम देश में जो शास्त्र विकसित हुए हैं उसका हमको कुछ भी ज्ञान नहीं है और विदेशी शास्त्रों का ज्ञान है, तो ये अधूरापन हमारा दूर हो जाना चाहिए। हम दोनों सीखे, किंतु हमारा मूल छोड़ के विदेशियों के पीछे हम लगे, ये ठीक नहीं। विदेशी शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए ऐसा आग्रह नहीं है, किंतु हमारा मूल पढ़ना चाहिए, पहला आग्रह। ये कह सकते हैं कि भारत को संस्कृत की जरूरत है? निश्चित है, भारत संस्कृत के बिना भारत है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। और इसलिए संस्कृत निकाल देने से न संस्कार बचेंगे, न संस्कृति बचेगी, न कुछ चिंतन बचेगा। क्योंकि अभी विश्व में जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण भारतीय चिंतन से ही संभव है। उदाहरण के लिए पर्यावरण, ये पर्यावरण के लिए वर्ष में एक बार सभी राष्ट्र के प्रमुख एकत्रित आते हैं, बहुत सारे संकल्प करके जाते हैं, पालन कुछ करते नहीं और समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।
जब तक भारतीय चिंतन के आधार पर जीवन शैली में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक ये पर्यावरण की समस्या सुलझने वाली नहीं है। वैसे ही बाकी समस्याओं का भी उत्तर भारतीय चिंतन में ही है। संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल है संस्कृत। वो सिर्फ शामिल है या उसके उसके कोई मायने हैं सर? नहीं, उसको किस तरीके से? वो तो लेना अवश्यंभावी था, क्योंकि प्राचीनतम भाषा है और इसीलिए उसका समावेश तो 8वीं सूची में करना ही था। लेकिन उत्थान के लिए जो प्रयास होने चाहिए वो दिखता है आपको? समस्या राजनेताओं की है। मेरा जो आकलन है कि कांग्रेस को मुसलमानों का वोट बैंक टिकाने के लिए उर्दू भाषा को प्रोत्साहन देना ये अनिवार्यता थी। अब जब उर्दू के लिए कुछ करेंगे तो थोड़ा मोड़ा संस्कृत के लिए भी कुछ करना चाहिए, तभी संतुलन साध होगा। इसलिए वो संस्कृत का भी कुछ काम कर लेते थे। अभी भाजपा की स्थिति ऐसी है कि उनको मुसलमान वोट बैंक को खुश करना नहीं है, इसलिए उनको उर्दू के लिए कुछ करना नहीं है। तो उर्दू के लिए कुछ नहीं करना है तो संस्कृत के लिए भी कुछ नहीं करना है, तो दोनों की हानि हो रही है। तो ये एक मेरा परसेप्शन है। किंतु जो मुख्य पुरुष होता है शासन में, उसकी यदि रुचि है, इच्छा है, तो फिर वो सब करवा लेता है। तो वोट बैंक की राजनीति में संस्कृत या हमारी कह सकते हैं कि विरासत किनारे रख दी गई। हाँ, क्योंकि ये वो संस्कृत पढ़ाने से मत वोट बढ़ जाते हैं, ऐसा अनुभव उनका नहीं है, इसलिए वो बाजू में रख देते हैं। यदि ऐसा अनुभव आ जाएगा तो फिर वो बढ़ाने में लग जाएंगे। वो तो केवल मतों की चक्कर में रहते हैं, उनको बाकी बहुत सारी दूरदृष्टि होती ही है, ऐसा नहीं। किंतु दो महापुरुष है भारत में कि जो संस्कृत के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ करते भी हैं, जैसे नरेंद्र मोदी और एक योगी आदित्यनाथ। तो वो प्रयास कर रहे हैं। बाकी मुख्यमंत्री जो भी हैं वो वैसे रुचिमान नहीं है। जब 10 सालों में बदलाव आपने देखे सर 2014 से 24 के बीच में केंद्र सरकार की तरफ से? बहुत सारे बदलाव हैं। और एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। व्यक्तिगत रुचि होने के कारण जो संस्कृत के लिए कुछ करते हैं, वो उसमें से एक है ओमान चंडी। वो तो ईसाई थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, केरल के मुख्यमंत्री थे, किंतु उन्होंने संस्कृत के लिए बहुत बड़ा काम किया। पहली कक्षा से केरल में शासकीय विद्यालयों में संस्कृत पढ़ाना आरंभ किया। तो ये एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। फिर दिल्ली में जो दीक्षित नाम की जो मुख्यमंत्री थी कांग्रेस की, शीला दीक्षित, वो भी संस्कृत के लिए अनुकूल थी, संस्कृत के लिए कुछ भी सहायता करने के लिए तैयार रहती थी। तो व्यक्तिगत रुचि के कारण ही ये कुछ बढ़ावा मिल रहा है। हजारीबाग में आगमन हुआ है सर आपका, हजारीबाग पहुंचे। ये जो कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है, लोग संस्कृत सीख रहे हैं, थोड़ा बताइए क्या क्या ये कार्यक्रम है, इस तरीके से चल रहा है? ये तो संस्कृत भाषा बोलने का प्रशिक्षण है। ये प्रथम स्तरीय प्रशिक्षण है और 7 दिन का है। आने जाने का दिन भिन्न है। वर्ष भर संस्कृत की कक्षाएं चलती ही हैं। उसमें आए हुए लोग और अधिक संस्कृत को ठीक बोलने के लिए ये 7 दिन यहाँ आते हैं। यहाँ रहने के कारण प्रातः जागरण से लेकर सोते तक पूरा व्यवहार संस्कृत में करना पड़ता है। घर में रहेंगे तो ऐसी स्थिति नहीं रहती, मातृभाषा में ही व्यवहार होता है। यहाँ रहेंगे तो सब 100% व्यवहार संस्कृत में करना होता है। इस कारण वो शीघ्र सीख लेते हैं, भाषा व्यवहार भाषा बन जाती है। और इसलिए आवासीय वर्गों का महत्व। तो ये पूरे भारत में 40 राज्यों को में 40 प्रांतों में संस्कृत भारती ने भारत को बांटा है। इन सभी प्रांतों में ये 7 दिन के आवासीय वर्ग चलते हैं। कुछ समाप्त हुए, कुछ चल रहे हैं, कुछ आगे प्रारंभ हुए। बाद में दूसरा चरण का जो प्रशिक्षण है वो क्षेत्रशाह है। भारत को 12 क्षेत्रों में बांटा है। उनका वर्ग कुछ हुए हैं, कुछ आगे होने वाले हैं। जैसे यहाँ से मैं सीधा दरभंगा जाने वाला हूँ और बिहार झारखंड दोनों प्रांतों के प्रशिक्षणार्थी वहाँ एकत्रित होने वाले हैं।
वहाँ संस्कृत कैसे सरल पद्धति से पढ़ाई जाती है ये सिखाया। ये जो सर ये पूरा कार्यक्रम जो है ये क्या एक एक नई आप कह सकते हैं कि एक एक तरीके की फसल तैयार हो रही है जिसमें सांस्कृतिक विरासत दिखेगी और आने वाले 5 सालों 10 सालों में कहीं ना कहीं एक बड़ी फौज तैयार होगी जो कम से कम संस्कृत बोलने वाली समझने वाली और भारत में प्रचार प्रसार करने वाली दिखेगी। सत्य है, ये यही करने के लिए ये सब प्रयास चल रहा है। और वो कहीं ना कहीं वो सीधा भारत से जुड़ा है, देश से जुड़ा है, हमारी विरासत से जुड़ा है। नहीं, हमारी राष्ट्रोन्नति हमारे संस्कार के कारण ही होगी। हमारी पहचान विश्व में उसी के कारण है। नहीं तो अन्य देशों से हमारा भिन्नता किसमें परिलक्षित होती है? तो संस्कृति में ही परिलक्षित होती है। हमारे आचरण में, हमारे विचारों में यही परिलक्षित होती है। तो उसका मूल स्रोत तो संस्कृत ही है। ही रहे। थोड़ा खुद के बारे में बताएंगे सर, ये जो आपका जीवन जो समर्पित है देश के लिए, जिस तरीके से आप यहाँ की विरासत के लिए विदेशों में भी जाकर काम करते हैं, थोड़ा बताएंगे सर किस तरीके से ये रहा है? नहीं, मूल तो राष्ट्रोन्नति ये जीवन का लक्ष्य होने के कारण उसमें सहायक जो जो बातें हैं वो सभी को प्रत्यक्ष धरातल पर लाना, इसी का प्रयास इस जीवन में करना ये निश्चित किया है। और उसका ही एक हिस्सा संस्कृत भाषा को पुनरुज्जीवित करना, फैलाना, उसका प्रसार करना, व्यवहार भाषा बनाना, भारत की संपर्क भाषा बनाना, ये लक्ष्य है। अभी 75 वर्ष स्वतंत्रता के हो गए हैं। जब भी कोई अखिल भारतीय कार्यक्रम होता है, चाहे किसी ने भी आयोजित किया हो, उसमें माध्यम भाषा अंग्रेजी रहती है। क्योंकि हिंदी यदि आरंभ कर दी तो कुछ राज्यों के प्रतिनिधि खड़े हो जाते हैं और निषेध करने लगते हैं, तो फिर हिंदी हट जाती है और अंग्रेजी पर सब उतर आता है। ये स्थिति हमको कभी ना कभी तो बदलनी होगी। किसी भारतीय भाषा को हमको संपर्क भाषा इस नाते से विकसित करनी ही होगी। तो हम यदि ये लक्ष्य लेकर चले कि शताब्दी वर्ष में स्वतंत्रता के हमारे देश में संपर्क भाषा भारतीय होगी, तो वो कौन सी हो सकती है? तो हिंदी का प्रयोग असफल हो गया, उसका विरोध है। एकमात्र भाषा संस्कृत ऐसी है कि जिसका किसी प्रांत में विरोध नहीं। इसका कारण ये भी है कि संस्कृत भाषा ये प्रादेशिक भाषा नहीं है, ये अखिल भारतीय भाषा पहले से ही है। और इसलिए शंकराचार्य जी केरल में जन्मे, किंतु उन्होंने मलयालम भाषा में अपने ग्रंथ रचे नहीं, उन्होंने संस्कृत भाषा में रचे ताकि पूरा भारत समझे, सब पूरा भारत पढ़े। तो इसलिए जो जो विद्वान अपने ग्रंथों को लिखता था वो संस्कृत भाषा में ही लिखता था। तो कार्य पूरे भारत को लाभान्वित हो, इसलिए पूरे भारत की भाषा संस्कृत, तो उसकी स्वीकार्यता है। इसलिए ये सरल हो जाएगा कि यदि संस्कृत को हम शताब्दी वर्ष तक अपनी संपर्क भाषा बनाए। विदेशों में मैं पूछ रहा था कैसा कार्यक्रम रहता है, किस तरीके का कार्यक्रम रहता है? जो यूरोप या अमेरिका जैसे देश हैं उनमें प्रतिदिन एकत्रित आकर पढ़ाई करना ये संभव नहीं होता उनकी व्यस्तता के कारण। और इसीलिए वहाँ शनिवार रविवार छुट्टी रहती है, उसको वीकेंड कहते हैं। तो हम वीकेंड क्लासेस लगाते हैं। वहाँ अमेरिकन लोग या ब्रिटिश लोग तो सब परिवार घूमने निकलते हैं, भारतीय लोग तो सब परिवार संस्कृत सीखने के लिए आते हैं। अपने अपने स्तर के अनुसार वो कक्षाओं में बैठते हैं और वहीं के शिक्षक उनको पढ़ाते हैं। वहाँ तो कोई महाविद्यालय विश्वविद्यालय नहीं है, इसलिए वहाँ कोई औपचारिक शिक्षा में संस्कृत न होने के कारण शिक्षक उपलब्ध नहीं है। जो भी हमने उत्पन्न किए हैं वही शिक्षक उनको पढ़ाते हैं। देश में एक धारा चलती है जिसमें कहा जाता है कि आरएसएस के लोग अलग विचारधारा डालते हैं, आप तो विदेशों में संस्कृत पढ़ा रहे हैं। नहीं, हम तो पूरे विश्व को सुसंस्कृत करना चाहते हैं। हाँ, तो संस्कृत पढ़ेंगे तभी सुसंस्कृत होंगे। फिर आरोप लगते हैं आप लोगों के ऊपर? नहीं, आरोप चाहे कुछ हो, हम तो सकारात्मक सोचते हैं कि हम तो विश्व के कल्याण की बात करते हैं। विश्व का कल्याण कब होगा? जब वो सब सुसंस्कृत होंगे तब। आज उनके जीवन का लक्ष्य क्या है? खाओ पियो मजा करो। ये कोई जीवन का लक्ष्य हो ही नहीं सकता। इसलिए उनको जब तक संस्कार नहीं देंगे तब तक ये जीवन का लक्ष्य बदलेगा नहीं। वो आज वही करते हैं, 18 वर्ष के अवस्था से ऋण लेने लगते हैं और उन चुकाने के लिए काम करते रहते हैं।
जीवन के अंत तक यही काम चलता रहता है, ऋण लेना और ऋण चुकाना। ऋण किस लिए लेना? तो उपभोग के लिए, उपभोग करते रहते हैं। तो ये कोई जीवन, उन्नत जीवन नहीं माना जाता भारतीय दृष्टि से। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर आपके व्यक्तिगत राय में कैसे कैसे नजर आते हैं, कैसे आकलन करते हैं? पूर्व के जितने भी प्रधानमंत्री रहे उन सबसे तो बढ़िया है, उत्तम है। अटल बिहारी वाजपेयी से उनसे भी, उनसे क्योंकि ये धैर्य रखते हैं कुछ करने की। अटल जी की मिलीजुली सरकार थी, इसलिए भी उन पर कई मर्यादाएं थी, इसलिए उनकी इच्छा रही भी होगी तो भी वो कर नहीं पाए। इस बार तो वही हालात नरेंद्र मोदी के वो साथ भी दुर्भाग्य है कि इस बार फिर से गठबंधन सरकार आई है, इसलिए जितना खुलकर वो पहले काम कर सकते थे उतना संभवतः कर नहीं पाएंगे। देखते हैं 5 वर्ष में और परिस्थिति बदलेगी। क्योंकि 14 और 19 में जिस तरीके से बहुमत के साथ आए थे और इस बार तो 400 का नारा भी लेकर आए थे। नारा तो छोड़ दीजिए, किंतु बहुमत की सरकार बने ऐसी इच्छा तो सबकी थी। अगर वजहें आपसे एक आध दो पूछ लें तो बता पाएंगे क्या बड़ी वजह रही जिस वजह से? नहीं, जिसको भी प्रधानमंत्री को बहुमत रहता है तो वो खुलकर अपनी नीतियों को लागू करना संभव उसके लिए होता है, क्योंकि हर दल चुनाव में उतरता है तो अपना एक घोषणा पत्र लेकर उतरता है। उस घोषणा पत्र की पूर्ति नहीं करेंगे तो अगली बार 5 वर्ष के बाद तो मतदाता पूछेंगे ना, आपने ये घोषित किया था तो उसमें से कितनी पूर्ति का आपने की। अब वो पूर्ति करने के लिए उसको बहुमत रहेगा तो सरलता रहती है। 4 लोगों को लेकर चलना है तो फिर समस्या होगी, और इसलिए कोई भी दल की सरकार हो वो बहुमत की सरकार रहती है तभी ठीक रहता है। अमित शाह का कार्यकाल गृह मंत्री के तौर पर कैसा देखा सर आपने 5 साल? उन्होंने तो एक बहुत बड़ा काम किया, 370 हटाया, तो वो तो आश्चर्यजनक भी था और सराहनीय भी था, तो उसके लिए तो उनको अंक देने ही पड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ को देखते हैं देश के प्रधानमंत्री के रूप में? ये तो पार्टी का निर्णय होगा, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।